नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं फणीश्वरनाथ जी रेणु की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी ठेस। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय फणीश्वरनाथ रेणु जी का। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के फरबिसगंज के पास औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उस समय वह पूर्णिया जिले में था, लेकिन अब यह अररिया जिले में पड़ता है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव व संघर्षों से भरा हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आपने सक्रिय भागीदारी निभाई तथा 1950 में नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में नेपाली जनता को दमन मुक्ति दिलाने के लिए अपना योगदान दिया। आपने एक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम लिखी। इस पर राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका से फिल्म बनी, जिसे बसु भट्टाचार्य जी ने बनाया था। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं जिनमें उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, और प्रमुख कहानी संग्रह में है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, संस्मरण, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, और रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा। और आपकी प्रसिद्ध कहानियों में है तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, एक ला चलो, ठेस तथा संबदिया। आपने साहित्य में बहुत योगदान दिया और आपका मैला आंचल प्रथम आंचलिक उपन्यास का दर्जा रखता है। आपने मैला आंचल के लिए आपको पद्मश्री सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और आपने अंतिम समय तक साहित्य में अपना योगदान दिया। ऐसे महान साहित्यकार की महान रचना है ठेस। तो चलते हैं इनकी कहानी पर। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते, इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई उसे नहीं बुलाने जाता। सिरचन को क्या होगा उसे बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत तक पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी लिए दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो उसको बुलाओ। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कोई भी कहे। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोग सवारियां बांधे खड़े रहते थे। लोग उसे पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन भी नहीं जब तुम्हारे लिए समय ना हो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ी चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है जब मेरी माँ कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारे, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती हैं और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हमारे कहार कुम्हारों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ बनाई? इसीलिए सिरचन को बुलाने से पहले माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की डांडी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती के शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसको काम करते हुए देखा। एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जांता से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते करते उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ती कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुजोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली भगारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ।
दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई कम हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अर्ध कपाली से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोथी और घास की और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकार का काम लोग समझते हैं। बेकार का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना कपड़ा दे दो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बातों में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, अभी माँ जी से कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों के बस की बात ही होती है यह। नहीं तो दो दो पटेल और पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर भला कोई करवाए? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती हैं बबुनी, सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदा होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहली बार बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए तो कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना मानू ना आए। भाभी ने हंसकर कहा, वैरंग वापस? इसलिए इस सप्ताह में 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया। देखो, माँ ने कहा, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकना करता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से न रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीजें बनती हैं तो बड़े भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशम का कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात कर रही है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती ना है। दूसरे दिन चिक की पहली पात पर 7 सितारे जगमगा उठे, 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मगन होता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती। होठ पर अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाला। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई के अंदर पकवान आज बनाने में व्यस्त थी। मैं अकेली कहाँ कहाँ देखूं? अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पड़ा रहा। अछूता, माँ बोली। सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली आई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती क्या? मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी को भी मुंह लगाना इतनी अच्छी बात नहीं है। क्या किसी के नैहर ससुराल की बात कहेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो तो अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज़ की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करते हैं, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाता देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए।
चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर न मिला। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में पान और गमकौआ जर्दा भी खाते हो? चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परो नास्ति। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए की मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुझौसे के मुंह में लगाम न है, ना आंखों में सील। पैसा खर्च करेंगे तो सैकड़ों चिकें मिलेंगी। 72 टोली की औरतें सिर पर गट्ठा ले लेकर गली गली घूमी और मारी मारी फिरती हैं। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत करो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन की हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने ना जाने कितनी बार खोल खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पार्टी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बाबूजी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी जिंदगी में घर वाली जिंदा रहती तो ऐसी दुर्दशा क्या मैं भोगता? यहाँ शीतल पार्टी यह उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पार्टी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लग गई है, अब वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिख रही है, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप न रह सका। चाची और मंजली भाभी की भी नज़र न लग जाए इसमें। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन में सिरचन पर गुस्सा होया। चाची के सुर में सुर मिलाकर घुसने को जी हुआ, कामचोर चटोर कहीं का। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता हुआ आया हूँ, जरा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देख लूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुछ की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छापली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ से दांत काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए।